हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये बैकग्राउंड मैं बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि इसमें मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी पढ़ाने में। बहुत ही वियर्ड सा लगता है। मुझे लगा था अच्छा लगेगा बट शायद मेरा एक्सपेरिमेंट इस बार गलत हो गया है। कुछ और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ नया बैकग्राउंड ढूंढ के लाना पड़ेगा जिससे वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट आए, क्योंकि एक एक चीज़ मायने रखती है और बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। डोंट वरी, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, बस 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तो हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड को साइड में करिए, उसको थोड़ा सा ऐसे एकदम इग्नोर मारिए और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इससे पहले हमने वाइगोस्की और पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वीडियोस को देख के और अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा, उसमें कोई डाउट आपको बचा नहीं और ना मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है। क्वेश्चंस पॉइंट कुछ भी बचने नहीं वाला है। आप कोई भी टीजी एग्जाम जाके दीजिए, सिर्फ सीटेट ही नहीं, केवीएस से लेकर के सुपर टेट, यूपी टेट, कोई भी एक एक पॉइंट को मैंने उसमें डिस्कस किया है। थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। और आज का जो टॉपिक है वो भी ऐसे ही रहेगा। आज की जो थ्योरी है वो है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये थ्योरी किसने दी है? साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग ने। थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वो कंफ्यूजन क्या है मैं बता रही हूँ, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कंफ्यूजन ये रहती है कि कोलबर्ग और कोलर दो साइकोलॉजिस्ट हैं सीडीपी में और जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही अलग हैं। कोलबर्ग और कोलर दोनों अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं। कोलबर्ग जो है वो रिलेटेड हैं मॉरल डेवलपमेंट से और जो कोलर हैं वो रिलेटेड हैं गेस्टाल्टवाद से, गेस्टाल्टिज्म से। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उनकी एक अलग थ्योरी है और ये कोलबर्ग की थ्योरी है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की गलती मत करिएगा क्योंकि नंबर जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेट करता है? मॉरल डेवलपमेंट हमारा रिलेट करता है सोशल डेवलपमेंट से। सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करता है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास से नैतिक विकास रिलेट करता है। जितना अच्छा हमारा सामाजिक विकास हुआ रहता है उतना ही अच्छा हमारा नैतिक विकास भी होता है, उतना ही अच्छा हमारा मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। अब मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनके बेसिस पर हम राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं, जिनके बेसिस पर हम किसी भी दुविधा में, किसी भी सिचुएशन में ये डिसाइड करते हैं कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, क्या सही है क्या गलत है, ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं। यही मॉरल डेवलपमेंट में आता है कि ऐसे सिद्धांत, ऐसे प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर हम राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हैं। सिंपल मीनिंग मॉरल डेवलपमेंट की। अब इनकी थ्योरी में फर्दर क्या है? सबसे पहले एक मॉरल डेवलपमेंट मैंने बताया क्या होता है, और कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो कुछ अप टू 16 ईयर्स के बच्चों पर, या कह सकते हैं स्टूडेंट्स पर था। 16 साल तक के बच्चों, जैसे 15-16 साल तक के कुछ स्टूडेंट्स इन्होंने लिए और उन पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उनको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनाई और उन स्टोरीज में उन्हें ऐसी सिचुएशन दी, उनको दुविधा में डाला कि आप बहुत सारी स्टोरीज सुनाई और फिर उनसे पूछा कि अगर इस सिचुएशन में आप होते
तो आप कौन सा डिसीजन लेते? नैतिक दुविधा में डाला, मॉरल डिलेमा में डाला। मॉरल डिलेमा क्या होता है पहले जान लेते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा यानी कि मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या होता है? मॉरल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम ना इधर जा पाते हैं ना इधर जा पाते हैं, ना हम राइट रॉन्ग का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। कई बार हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है कि हमें कोई एक डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हम कोई एक डिसीजन ले नहीं पाते। यही होता है मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा में डाल देना कि अगर हम हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों में हम दुविधा में फंसे हुए हैं, चारों में हम अगर कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ उसमें गलत हो रहा होता है। ऐसा होता है मॉरल डिलेमा यानी कि जब हम कोई एक डिसीजन ना ले पाए तब उसे नैतिक दुविधा कहते हैं, मॉरल डिलेमा होता है। तो कोलबर्ग ने भी यही काम किया था। उन्होंने उन स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाई, कई सारी स्टोरीज सुनाई और उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए कि बताइए अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे। और उन स्टूडेंट्स के आंसर जो थे वो अलग अलग थे। जैसा उनका मॉरल डेवलपमेंट हुआ था और उनके एज के अकॉर्डिंग वो जो आंसर्स थे वो डिपेंड करता है। जो आंसर्स स्टूडेंट्स के थे वो डिपेंड करते थे उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी कि उनके संज्ञान के विकास पर। जितनी उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर्स दिए। अब उन स्टोरीज में एक बहुत फेमस डिलेमा या बहुत फेमस स्टोरी है जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उन डिलेमा में या उन स्टोरी में एक बहुत फेमस डिलेमा था जो कि है हाइंस डिलेमा। कौन सा डिलेमा? हाइंस डिलेमा, जो कि क्या है? हाइंस डिलेमा। अब हाइंस डिलेमा क्या था? हाइंस डिलेमा पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मॉरल रीजनिंग के बारे में कि जब ऐसी दुविधा में हम होते हैं तो हम क्या करते हैं? मॉरल रीजनिंग लगाते हैं, यानी कि नैतिक तर्क लगाते हैं। तो मॉरल रीजनिंग क्या होता है? मॉरल रीजनिंग जो होता है वो थिंकिंग प्रोसेस जो कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो जो तर्क हम लगाते हैं, जो तर्क हम देते हैं, जो रीजनिंग हम देते हैं वो होती है मॉरल रीजनिंग। एंड ये डिपेंड करती है किस पर? ये डिपेंड करती है हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर। हम हर पर्सन की कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर डिपेंड करती है। मॉरल रीजनिंग क्या होता है? दैट थिंकिंग प्रोसेस we take decision of right and wrong। वो नैतिक तर्क, वो थिंकिंग प्रोसेस जिसके द्वारा हम सही और गलत का डिसीजन लेते हैं, जो तर्क हम देते हैं वो होती है मॉरल रीजनिंग। वो क्या होती है? मॉरल रीजनिंग। और ये जो ये राइट और रॉन्ग का जो हमारा डिसीजन होता है ये डिपेंड करता है हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर। किस पर? कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर। हमारा संज्ञान जो है वो जितना ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, जितना ज़्यादा मैच्योर होगा, हमारी थिंकिंग जैसी होगी, वैसा ही हम तर्क देंगे और वैसा ही हम डिसीजन मिलेंगे राइट और रॉन्ग का।
तो कई बार हमारे सामने ऐसे डिसीजंस, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं, क्या डिसीजन हम ले। यही है मॉरल डिलेमा। और इस डिसीजन को लेने में जिस थिंकिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं वो होता है मॉरल रीजनिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफी सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। अब जो हाइंस डिलेमा है ये एक स्टोरी है। हाइंस डिलेमा की एक स्टोरी है जो कि बोर्ड पे लिखूंगी तो पूरा बोर्ड मेरा भर जाएगा, बट स्टोरी खत्म नहीं होगी। बट स्टोरी है तो सुनने में मजा आएगा, सुनाती हूँ मैं। हाइंस डिलेमा एक स्टोरी है, एक मॉरल डिलेमा है, एक दुविधा है। ये डिलेमा बच्चों स्टूडेंट्स को कोलबर्ग ने सुनाया था और इसी डिलेमा के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसी स्टोरी के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो हाइंस डिलेमा क्या था? हाइंस एक व्यक्ति था, एक पर्सन था जिसकी वाइफ को कोई डेडली डिसीज हो जाती है, जिसकी वाइफ को एक जानलेवा डिसीज हो जाती है और उसका इलाज एक दवा था, मतलब उसका इलाज था एक दवा जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। और वो जो दवा थी वो सिर्फ एक केमिस्ट के पास मिलती थी और वो केमिस्ट जो था वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बताता, मतलब 100 गुना प्राइस पे उस दवा को बेचता था। और वो कहता था कि ये दवा मैंने बनाई है तो मैं इसे इसी प्राइस से बेचूंगा, इससे कम में मैं नहीं दूंगा। बट जो हाइंस था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस दवा को लाकर अपनी वाइफ की जान बचा ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइंस के पास दो ऑप्शंस होते थे। दो ऑप्शन क्या होते थे कि या तो वो क्या करे, उस दवा को चोरी कर ले, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो दवा को खरीद सके। एंड जो केमिस्ट था वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि हाँ मैंने इस दवा को बनाया है और मैं इस दवा को इसी प्राइस पे बेचूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा। और वो उस दवा का 100 गुना प्राइस, मतलब बहुत महंगा प्राइस में उसको देता था, क्योंकि उससे उसकी वाइफ की जान बच सकती थी। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो क्या करता अपनी इस दवा को चोरी कर लेता और अपनी वाइफ को जान बचा लेता, और या फिर वो अपनी वाइफ को मरने देता। उसके पास यही दो ऑप्शन बचते हैं। अब इन दो ऑप्शंस में वो क्या करता? तो ऐसे में ये स्टोरी कोलबर्ग ने सुनाई स्टूडेंट्स को और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो जो फेमस क्वेश्चंस थे उसको मैं बताती हूँ। जो कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज इट इज प्रिजन। ये गलत होगा, ठीक है। हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत बात है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हाइंस को चोरी, सेकंड थे जो पॉइंट ये था कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो केमिस्ट भी तो अनफेयर कर रहा था, क्योंकि वो भी तो उस दवा को बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच रहा था। और फिर ये सिचुएशन आती कि वो चोरी कर लेता और खुद को सरेंडर कर देता, और या फिर वो चोरी कर लेता और खुद को सरेंडर ना करता क्योंकि उसके साथ भी अनफेयर हो रहा था, और या फिर उसको चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना ही एक गलत बात है। ऐसी दुविधा, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुविधा है कि हाँ इसमें हाइंस को करना क्या चाहिए। आप खुद नहीं बता सकते कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जो 3 क्वेश्चन काफ़ी फेमस हैं वो ये थे दैट हाइंस शुड नॉट steal the drug because it would be breaking the law। यानी कि हाइंस को वो ड्रग जो दवा थी वो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लॉ को ब्रेक करना था। सेकंड था दैट हाइंस शुड स्टील द ड्रग
यानी कि हाइंस को वो दवा चोरी कर लेनी चाहिए और जो भी उसकी सज़ा हो वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दवा को चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचा ले और जो भी उसकी मतलब उसकी जो भी सज़ा हो उसको उससे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके हाँ, और उसे उसकी जो भी सज़ा हो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और थर्ड ये था दैट हाइंस शुड स्टील द ड्रग and not go to any prison because it is unfair। थर्ड क्वेश्चन ये था कि हाइंस को ड्रग को चुरा लेना चाहिए, जो दवा थी उसे चोरी कर लेनी चाहिए और कोई भी सज़ा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अनफेयर होगा, क्योंकि उसके साथ भी अनफेयर हो रहा था, फेयर नहीं हो रहा था इसलिए। तो ये कुछ फेमस क्वेश्चंस थे जो कोलबर्ग ने उन स्टूडेंट से पूछे और उनसे आंसर मांगा कि बताइए ऐसे सिचुएशन में ऐसा कौन सा डिसीजन आप लेते। तो उनके अलग अलग आंसर्स थे जो डिपेंड करते थे उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी पर। सभी ने अलग अलग आंसर्स दिए और इन्हीं आंसर्स के बेसिस पर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए। जो स्टूडेंट्स के आंसर्स थे उन्हीं के बेसिस पर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल दिए और उन 3 लेवल में 6 स्टेजेस दी। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, ये इस कंफ्यूजन में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लेवल उनकी जो थ्योरी है कोलबर्ग की उसमें 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं। 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला लेवल उनकी थ्योरी का है प्री कॉन्वेंशनल। सेकंड है कॉन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसको हिंदी में कहेंगे पूर्व पारंपरिक, इसको कहेंगे पारंपरिक और इसको कहेंगे पोस्ट, यानी कि इसको कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व उत्तर पारंपरिक अवस्था, लेवल, स्तर। ये होगी पूर्व पारंपरिक स्तर, ये होगा पारंपरिक स्तर और ये होगा उत्तर पारंपरिक स्तर। अब ये लेवल और इन लेवल्स में 2-2 स्टेजेस यानी कि 6 स्टेजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप आपको जो पॉइंट्स थे वो समझ में आए होंगे और इसके लेवल और स्टेजेस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो चैनल, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।